नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए। मोदी के तीनों ही ट्वीट्स में एक बात समान थी और वो थी देश के सैनिक। हर बार की तरह इस बार भी मोदी की दिवाली सैनिकों वाली ही थी। आज मोदी ने नौशेरा के शेरों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की, मगर इस बार मोदी ने इशारों इशारों में देश के दुश्मनों को क्लियर और डायरेक्ट मैसेज भी दे दिया। आधे घंटे की स्पीच में एक बार नहीं कई बार दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक मोदी ने कौन सा नया प्लान बनाया है, चीन से लेकर पाकिस्तान तक क्या पैगाम पहुंचाया है, भविष्य की सेना तैयार हो रही है, मोदी इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब खुद मोदी ने दे दिए। डंके की चोट पर एक एक बात कही। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! दिवाली को नरेंद्र मोदी सरप्राइज नहीं देते। पूरे देश को पता है मोदी की दिवाली ऐसी ही होगी। सब लोग परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, त्योहारों के सीजन में छुट्टियां मनाते हैं, मगर मोदी बॉर्डर पर सैनिकों के साथ वक्त बिताते हैं, क्योंकि मोदी के लिए ये सैनिक ही उनका परिवार है, उनके अपने हैं। और मोदी बेझिझक ये बात कहते हैं, दिल खोल कर कहते हैं। दिवाली का आज पावन त्योहार है और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया। लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी साल के 364 दिन कोई ना कोई नया सरप्राइज देते रहते हैं, लेकिन एक दिन सरप्राइज नहीं देते, और वो दिन है दिवाली का। ये मोदी का सबसे बढ़िया वक्त होता है। देश में नेता हजारों हैं, लेकिन कितने नेता ऐसे हैं जो सैनिकों के पास बार बार जाते हैं। मोदी से पहले भी कितने प्रधानमंत्री आए, लेकिन ये सोच सिर्फ नरेंद्र मोदी की है कि देश का प्रधान हर दिवाली देश के जवानों के साथ मनाए। हर बार मोदी कुछ अपनी सुनाते हैं और वीर सपूतों के मन की बात भी बताते हैं। और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे, और मुझे पक्का विश्वास है आप कहेंगे हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे ना। देखिए आप रिलैक्स हो जाइए, आप कोई आपको देखते नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा आप ये भी बताएंगे ना कि मिठाई भी बहुत खाई थी? नहीं बताएंगे तो बोलो ना। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं।
बॉर्डर बदलता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन मोदी का यह दिन देश के जवानों के लिए रिजर्व रहता है। 2014 में सियाचिन के फॉरवर्ड पोस्ट से लेकर 2021 में नौशेरा तक मोदी देश के जवानों से जैसे पहले मिला करते थे, वैसे ही आज मिला करते हैं। देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले पूर्व सैनिकों या वर्तमान में देश की आन बान और शान के लिए खड़े बहादुर सैनिकों, दिवाली पर मोदी रूटीन बात नहीं करते। जवानों के साथ खड़े होकर मोदी उनके सुर में सुर मिलाते हैं, भारत माता की जय करते हैं, सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं और चुटकियों में देश के दुश्मनों को डायरेक्ट मैसेज डिलीवर कर देते हैं। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी, अपने रक्त से लिखी हैं, अपने पराक्रम से लिखी हैं, अपने पुरुषार्थ से लिखी हैं। नौशेरा के शौर्य का यह सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है, न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है। हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है। यहां का वर्तमान, यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है। सैनिकों के बीच जाने के लिए जब मोदी आज सुबह दिल्ली से निकले, तो ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई प्रोटोकॉल, आम हिंदुस्तानी की तरह मोदी की गाड़ी रेड लाइट पर रुकी और फिर आगे बढ़ी। इसीलिए तो कहते हैं मोदी जो करते हैं लीग से बिल्कुल हटकर करते हैं। बतौर प्रधानमंत्री हर दिवाली पर पिछले 7 साल से मोदी जब भी सैनिकों के बीच पहुंचे, हर बार उन्होंने सैनिकों से डायरेक्ट संवाद भी किया और दुश्मनों को भी चेताया। नौशेरा में भी बिल्कुल यही हुआ। मोदी देश के शेरों से भी बात कर रहे थे और इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक क्लियर कट मैसेज भी भेज रहे थे। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान ने इंडिया का आक्रोश देखा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक भारत ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नौशेरा सेक्टर सहित जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी पाकिस्तान लगातार साजिशें कर रहा है। इसलिए मोदी ने आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात छेड़कर इमरान को नया इशारा दे दिया है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं
को तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। जब गलवान हुआ तो उस वक्त भी मोदी सीधे लद्दाख पहुंचे थे। वो सैनिकों के बीच खड़े थे और जब मोदी बोल रहे थे तो चीन को झटके लग रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मगर आज मोदी ने जो कहा वो चीन में भूकंप लाने के लिए काफी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन को घेरने की कैसी तैयारी है, खुद मोदी से सुनिए। आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। अब आज लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक, हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे समुद्री तट पर जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, वहां आधुनिक रोड, बड़े बड़े टनल्स, पूल और ऑप्टिकल फाइबर जैसे नेटवर्क बिछाए जा रहे हैं। इससे हमारी डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी में तो भूतपूर्व सुधार हुआ ही है। सैनिकों को भी अब बहुत अधिक सुविधा हो रही है। वो जमाना चला गया जब हिंदुस्तान को अत्याधुनिक हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब मोदी ने खुद कमान संभाल रखी है। इंडिया में कौन सा नया हथियार आएगा, भारत कौन से नए टैंक्स और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खुद बनाएगा, उन सबकी लिस्ट मोदी के पास है। मोदी के कमांड सेंटर में हर समस्या का समाधान है। प्रधानमंत्री ने आज चीन और पाकिस्तान को तो भारत की ताकत दिखाई ही, लगे हाथों अपने विरोधियों को भी बता डाला कि ये आज का इंडिया है और न्यू इंडिया झुकता नहीं, दुश्मनों को झुकाने का दम रखता है। दुर्भाग्य से पहले हमारे देश में सेना से जुड़े संसाधनों के लिए यह मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेशों से ही मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के मामले में झुकना पड़ता था, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। नए हथियार, नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। मोदी जब न्यू इंडिया की बात करते हैं तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सबसे आगे रखते हैं। मगर प्रधानमंत्री को भी यह पता है कि भविष्य की लड़ाई हाथी घोड़ों पर नहीं लड़ी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को हर लड़ाई में जीत उसके सैनिक ही दिलाएंगे, लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर के लिहाज से हर फ्रंट पर तगड़ी तैयारी भी जरूरी है। आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी। अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में
दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। कंधों पर हाथ रखकर बात करना हो, सैनिकों से उनका हाल चाल पूछना हो, दिवाली के दिन एक एक सैनिक को अपने हाथों से मिठाई खिलानी हो, देश की सेना के साथ मोदी का ये कनेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। हालात युद्ध के हों या आपदा के, मोदी को देश के सैनिकों पर फुल कॉन्फिडेंस है। इसीलिए तो वो खोलकर उनके लिए ये कहते हैं, हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती। जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचे वहां भारत की सेनाएं पहुंचे। ये आज देश का एक अटूट विश्वास बन गया है। हर हिंदुस्तानी के मन में से ये भाव अपने आप प्रकट होता है। ये आ गए ना, अरे चिंता नहीं, अब हो गया है। ये छोटी चीज नहीं। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं है। पहली तारीख को तनख्वाह आएगा इसके लिए नहीं आए आप लोग। आपके लिए सेना में आना एक साधना है, साधना। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूं। और आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। मोदी विरोधी हर बार इन तस्वीरों के पॉलिटिकल मायने निकालते हैं, प्रधानमंत्री पर तंज कसते हैं, सैनिकों के साथ मोदी की दिवाली को उनके पुराने सियासी विरोधी दिखावा बताते हैं। मगर अंत में खुद मोदी से सुनिए कि देश के लिए, देश के सैनिकों के लिए मोदी का दिल क्या कहता है, वो किसके लिए धड़कता है। इतिहास बनते हैं, इतिहास बिगड़ते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, साम्राज्य आसमान छूते हैं, ढहते हैं, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। हम राष्ट्र को शासन, सत्ता और साम्राज्य के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए तो ये साक्षात जीवंत आत्मा है। इसकी रक्षा हमारे लिए केवल भौगोलिक रेखाओं की रक्षा भर नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। भगवान राम के कई भक्त आपने देखे होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा राम भक्त शायद कभी नहीं। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने दिन की शुरुआत अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ की। योगी के राम उनके लिए सिर्फ भगवान नहीं है, योगी के राम उनकी ताकत है, उनका अभिमान है और उनका आत्मविश्वास है। योगी राम राम करते हैं, विरोधी चिंतित हो जाते हैं। योगी की राम की शक्ति को समझना है तो ये रिपोर्ट देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में राम, जय जय श्री राम। गोरखपुर में राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखनऊ में राम, जय जय श्री राम, भदोही में राम, जय जय श्री राम। यूपी में जिले तो कई हैं, मगर अयोध्या जैसा कोई नहीं।
यूपी में तीर्थ ही तीर्थ हैं, लेकिन अयोध्या जैसा कोई नहीं। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोवो, यह प्रसंग जाने को हो। राम से राम राज्य की कल्पना, ये है योगी के राम की व्याख्या। पहले सुनिए, फिर समग्र विश्लेषण करेंगे। क्योंकि राम ने सबको जोड़ा, यही तो राम की ताकत है। वो निषाद राज को भी गले से लगाते हैं, माता सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, वनवासियों को, बानरों को, भालुओं को, सबको एक साथ जोड़ करके न केवल आर्याव्रत की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं, संपूर्ण आर्याव्रत की रक्षा का दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य के जो आधारशिला रखते हैं, आज वे आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था सभी गरीबों को, और भाइयों बहनों, कोरोना से बचाव के लिए फ्री में वैक्सीन, और सबको वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। ये अपने आप में राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करता है, जिसको लेकर के हम वर्षों से तमन्ना कर रहे थे। 9 नवंबर 2019 से पहले की पहले राम जी टाट में रहते थे, दुनिया ठाट में रहती थी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। राम मंदिर बनने का ऐलान हुआ। राम से राम राज्य की जो परिकल्पना योगी ने सोची थी, मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक था क्या नारा था? अपना नारा आपकी निकलती थी। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 25 मार्च 2020 को टाट से राम पहली बार बाहर निकले, अपने दरबार में स्थापित किया गया। रामलला के हनुमान बने योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर का जब फैसला आया तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। बीजेपी का एजेंडा नंबर 1 राम मंदिर था और राम भक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लोगों की कई तरह की अपेक्षाएं थी, कई सवाल थे। राम मंदिर कैसे बनेगा? राम मंदिर कैसा बनेगा? राम मंदिर कब बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते थे कि राम मंदिर ऐसा बने कि सबसे अलग दिखाई दे। राम मंदिर का डिजाइन बना, प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए। अयोध्या का मेकओवर शुरू हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि जितना वो राम का काम करेंगे उतना बड़ा मैसेज जाएगा। योगी के लिए राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मंदिर सिर्फ मंदिर भर नहीं है, योगी की सियासत का ब्रह्मास्त्र भी है। जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं। याद रखना, रामद्रोही आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता।
हिंदुस्तान की सियासत में राम मंदिर के नाम पर सरकारें गिरी और बनी हैं। सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को ही मिला है। इस बार भी योगी को भरोसा है कि 2022 की वैतरणी भगवान राम ही पार लगाएंगे। जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या उम्मीद करते थे? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाती? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर बनाती? राम मंदिर किसने बना? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? जब आपकी आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर आपका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। अयोध्या में जो चीजें रुक गई थी, उसको रफ्तार देना शुरू किया। योगी के दिमाग में सारा खाका तैयार था। 2017 में जब सरकार बनी तो सबसे पहले 2 काम किए। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत की। फंड की कमी झेल रही रामलीला को नया रूप दिया। 5 वर्ष पहले जब अयोध्या के बारे में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन पर यह आयोजन नहीं हो रहा था। तब हमारी सरकार ने तय किया कि नहीं, अगर अयोध्या को उसकी पहचान दिलानी है तो प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था, और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे। योगी के राम क्या है, ये योगी सरकार के काम से ही समझ में आने लगा। पहले जब मंदिर का फैसला नहीं आया था, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लिए प्लान बनाना और काम करना शुरू कर दिया था। और जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आ गया, तो अयोध्या के कायाकल्प का काम और तेज हो गया। फिर 5 अगस्त की वो तारीख आई जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। फिर मंदिर निर्माण शुरू हुआ। राम मंदिर निर्माण की पल पल की रिपोर्ट योगी लेते हैं। राम के लिए योगी आदित्यनाथ की ललक कैसी है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो 30 से ज्यादा बार अयोध्या जा चुके हैं। अब इसे आस्था का नाम दें, भक्ति का नाम दें, या सियासत, या कुछ और, सच तो ये है कि जब जब रामलला से मिलने का मौका मिला, योगी दौड़े चले आए। काबुल नदी का जल काबुल में रहने वाली एक बेटी ने प्रधानमंत्री को भेजा था। उसकी इच्छा थी कि काबुल नदी का जल भी राम मंदिर निर्माण में समर्पित हो। जब योगी को ये मौका मिला तो वो खुद अयोध्या आए और राम मंदिर निर्माण में गंगा जल के साथ काबुल नदी के जल को समर्पित किया। काबुल से एक बालिका ने काबुल नदी का जल से राम जन्मभूमि में समर्पित करने के लिए भेजा था प्रधानमंत्री मोदी जी के पास, और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से मैंने उस जल को अभी से राम जन्मभूमि को समर्पित किया। आतंक के साए में रह रही एक बालिका अपनी आस्था को किस रूप में प्रकट करती है, कैसे लगा है कि नहीं, भले मुझे संकट है, लेकिन मेरे राम मुझे मेरे संकट से मुक्त करवाएंगे। और यही आस्था की ताकत हमें हर प्रकार के। अयोध्या पहले भी थी, जब समाजवादी सरकार थी, मायावती की सरकार थी। राम मंदिर पर फैसला तब भी नहीं आया था, लेकिन जब योगी आए तो ये सोच कर आए कि उन्हें राम के लिए करना है, मंदिर के लिए करना है, अयोध्या के लिए करना है। प्रधानमंत्री मोदी का सुपरविजन और योगी का विजन मिला, तब जाकर विजन अयोध्या तैयार हुई। 25 साल बाद अयोध्या कैसी होगी, विजन 2047 उसका ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट में 25,000 करोड़ रुपए के 325 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो रामनगरी को हेरिटेज और वर्ल्ड क्लास स्मार्ट लुक देंगे। तीर्थ, हेरिटेज और स्मार्ट सिटी का कॉम्बिनेशन वाला होगा नया शहर। वैदिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। रामायण युग और पौराणिक महत्व वाले जलाशयों, कुंडों, झीलों को संरक्षित किया जाएगा। समृद्ध शहर बनाने के लिए वाल्मीकि रामायण युग की 27,000 पेड़ भी लगाए जाएंगे।
स्मार्ट सिटी के तहत इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेवल कार पार्किंग, बाहरी रिंग रोड और ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया जाएगा। अयोध्या बदलेगी, राम मंदिर बदलेगा, इतना बड़ा मेकओवर होगा, लेकिन इससे होगा क्या? इसे समझने के लिए सबसे पहले अयोध्या विजन 2047 को समझना होगा। विजन डॉक्यूमेंट 5000 लोगों और दुनिया भर के 500 पर्यटकों के सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट पूरे होने से 4 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार और 8 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा बनेगा। इसके लिए 79% भूमि मिल चुकी है। 12 एकड़ की ग्रीन फील्ड टाउनशिप का प्लान, भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, पर्यटन सुविधा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है यहाँ पर। यहीं से अगर वासुदेवाचार्य जी को चेन्नई जाना होगा कन्याकुमारी में कथा कहने के लिए, अयोध्या से ही सीधे चेन्नई की यात्रा कन्याकुमारी तक। हमारे इन पूज्य संतों के लिए पहले एक कल्पना रही होगी कि भगवान राम पुष्पक विमान से कैसे एक ही दिन में अयोध्या पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बनेगा तो पूज्य संतों को कथा प्रवचन करने के लिए और अयोध्या के नौजवानों को नौकरी और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए देश और दुनिया में किसी भी कोने में पहुंचने में कुछ ही घंटे लगेंगे, वे वहां पहुंच जाएंगे। यानी आज अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है। भगवान राम के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और 100 करोड़ की लागत से अयोध्या में रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसका डिजाइन बिल्कुल राम मंदिर की तरह है। तो यानी अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तब नई अयोध्या भी बस चुकी होगी, जहां पर श्रद्धालु जो दूर दूर से आएंगे उनके रहने की, उनके आने जाने की सभी तरह की सुविधाएं मौजूद होंगी। मतलब अयोध्या बनेगी, विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगे, तरक्की आएगी, तभी तो राम राज्य होगा। योगी राम राम क्यों कर रहे हैं ये समझना मुश्किल नहीं है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय खुद लेना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि इसका असर एक बड़े वोट बैंक पर पड़ेगा और यही बात विपक्ष को परेशान कर रही है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी या केजरीवाल सब राम राम कर रहे हैं। अगर सब राम राज्य कह रहे हैं, इसका मतलब है कि विपक्ष योगी के राम की ताकत को महसूस कर रहा है। योगी की रणनीति भी तो यही है, राम मंदिर आंदोलन को ना भूलना है, ना भूलने देना है। आज वो सब कार्य हो रहे हैं जिसको कभी असंभव कह दिया जाता था। इसीलिए आज हम सब यहां पर आपके बीच आए हैं। जो लोग 1990 में हमारी एक जायज मांग पर बर्बर गोली चला रहे थे, ये वही लोग हैं जो आज भी चेहरे बदले होंगे, लेकिन बाकी तो सब कुछ वही है। यही लोग फिर आएंगे। नाम रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम वही है जो 1990 में उनका था, जब भी उनको प्रदेश में शासन करने का, केंद्र में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने उस समय भी जो किया था वही कार्य वे आगे भी, उनको जब भी दुर्भाग्य से मौका मिलेगा वे वही कार्य करेंगे जो उन्होंने इससे पहले किया है। हम चेहरा देख करके बदलते जाएं, तब तो फिर पा गए थे आप राम जन्मभूमि। अगर योगी आदित्यनाथ लखनऊ से 1990 की समाजवादी पार्टी सरकार का जिक्र ऐसे करते हैं, तो उसका मैसेज राम भक्तों को है। जो वोटर्स हैं, 1990 को भूलना नहीं है, 2022 को याद रखना है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। ये तो हर व्यक्ति जानता है। जो कल तक राम भक्तों पर
आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। सेंटर में 2022 है और योगी भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, प्रतीकों की राजनीति को समझते हैं। किस चीज से कितना नफा नुकसान होगा सब जानते हैं। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट सिर्फ अयोध्या की विरासत को नया कलेवर देना भर नहीं, इसके पीछे बड़ा मैसेज है। विरोधी कह रहे हैं कि ये सब कर योगी अपने वोट बैंक को सेट कर रहे हैं। चुनाव भी, तनाव भी, मंदिर भी, भक्ति भी। योगी के राम के कई पहलू हैं, एक पहलू ये भी है, जिसने राम के लिए किया योगी उसके हो गए। बाबूजी ने राम मंदिर के लिए क्या किया सब याद है योगी को। कल्याण सिंह जब तक बीमार थे अस्पताल जाकर वो हालचाल लेते रहे हैं और कल्याण सिंह का निधन हुआ तो भी उनके साथ रहे। यही तो है योगी का राम भक्ति प्रदर्शन, एक राम भक्त का राम भक्त के प्रति सम्मान। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। राम नाम की लूट है, राम न जाए रूठ, सब इसी धुन में है। सबका फोकस लखनऊ नहीं, राम नगरी अयोध्या है। लेकिन मेरे राम की रेस में योगी बहुत आगे है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।